बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं आपकी होस्ट फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, न्यूज़ राउंड अप के इस सेगमेंट के पार्ट 2 में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे अपने लास्ट पार्ट की ही कंटिन्यूटी में। हमने बात की थी कि अब हम डिस्कस करेंगे तालिबान की डेवलपमेंट के हवाले से और बात करेंगे हम लोड शेडिंग के हवाले से। इसके साथ साथ हम दिलीप कुमार साहब जो कि इंडियन एक्टर थे, वो खाल के हकीकी से जा मिले हैं, उनकी कुछ यादें हम आपके साथ ताज़ा करेंगे। तो हम एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सर, हमारे लास्ट पार्ट में हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस की थी, काफ़ी बर्निंग इशू जो है हमने अपने नाज़रीन के सामने रखे थे। अब हम बात करेंगे कुछ तालिबान के हवाले से। ये बताइएगा कि तालिबान कितनी डेवलपमेंट करने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका वहाँ से निकल रहा है, लड़ाई जो है वो बज़ाहिर तो ख़त्म की जा रही है। क्या आउटकम्स आएंगे इसके, आपका क्या मौक़िफ़ है? जी देखिए, इसमें मेरा व्यू जो है ना वो बहुत डिफरेंट है। जो पाकिस्तानी मीडिया पर बड़े जो जज्बाती अंदाज में पेश किया जा रहा है, और उसमें सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे जो है ना वो मोस्टली हमारे जो थोड़े से, मैं कहूँगा कि जज्बाती कह लें, मगर कोई नरम से नरम भी लफ्ज़ यूज़ करना है ना, तो वो इस तरह के हमारे जो दोस्त हैं कि वो जो एंकर हैं वो जज्बात की रो में बह के और वो ओवर पोर्ट्रे और ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं इसे, और ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं कि ये पता नहीं जैसे कौन सा बड़ा कोई मार का मार लिया गया। बात देखिए, बात ये है कि हमें ना कभी भी, मैं समझता हूँ कि जज्बात में आके जो हकीकत को देखने वाली आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। अभी हम कह रहे हैं जी कि अमेरिका हार गया, अमेरिका भाग गया। भाई 20 साल उसने अपनी मर्जी की यहाँ तशद्दुद किया है, मर्जी का एग्रेशन किया है, मर्जी के उन्होंने ग्राउंड अटैक किए हैं, एरियल अटैक किए हैं, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम में जो न्यूक्लियर वेपन नागासाकी हिरोशिमा पर डाले गए थे ना, ये उसके बाद सबसे बड़ा बॉम्ब है। और फिर जो अभी हमें तोरा बोरा की जो कारपेट बॉम्बिंग थी, उसको तो कोई रोक नहीं सका, हम भी नहीं रोक सके। हमारे भी ज़ाहिर है कि हमारी भी लिमिट्स हैं। हम तो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक एक किरदार करते रहे कि अपने आप को भी बचाएं, वो कोशिश की कि अफ़गानिस्तान को भी बचाएं, लेकिन वो हमारे बस में नहीं था। अब वो हमारी अब कमज़ोरियाँ वो एक अलग मौजू है, उसके भी कभी बात करेंगे। लेकिन कन्फाइनिंग आवर डिस्कशन टू तालिबान, मेरा उसमें ये ख्याल है कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है, ये पाकिस्तान के लिए, जब अमेरिका का पहला फ़ौजी अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ था ना, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए आप इसका यूँ देखें फरजाना, सोचें कि हम ये कह रहे हैं, अब हमारे बहुत सारे कह रहे हैं जी अमेरिकी सारा कुछ छोड़ के भागे। वो छोड़ के नहीं भागे, वो जान के मीडियम स्केल का इतना असला बारूद, बुलेट्स, गन्स छोड़ गए हैं कि ये 10 साल भी आपस में लड़ते रहे ना तो वो ख़त्म नहीं होगा। वो जान के छोड़ के गए हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, अपनी मर्जी, और जा पे 20 साल वो रह गए। अभी हम एक तरफ हम कहते हैं जी नजायज़ कब्जा, नजायज़ कब्जा, तसल्लत, जो जंग मसलत की, अब वो जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं जी वो छोड़ के जा रहे हैं। बात यह है कि वो आए भी अपनी मर्ज़ी से और गए भी अपनी मर्ज़ी से है, और उनके जो टारगेट से, मेरा एक और व्यू है कि शुरू में अगर आपको याद होगा कि 9/11 के अलावा जो था ना जी, के आम लोग ये कहा जाता था कि शायद वो जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स की जो क्रूड ऑयल है ना, पेट्रोल की, वो शायद उन्होंने पाइपलाइन बिछानी थी और ग्वादर की तरफ तेल लेके जाना था। लेकिन मेरा उसमें डिफरेंट व्यू ये है कि एक्चुअली जो तो था ना फ़ौजी तसल्लत, वो उसके अलावा जो उनका जो फाइनेंशियल जो इंटरेस्ट, मेरे ख्याल में वो ये था कि यहाँ से उन्होंने एक्सप्लोरेशन की है, और यहाँ के जो रेयर मेटल विच आर वेरी मच मोर एक्सपेंसिव एंड रेयर दैन इवन यूरेनियम, उन्होंने ये चीज़ें यहाँ से एक्सप्लोर की हैं, उन्होंने डिग की हैं, यहाँ से वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें वो ले गए हैं। वो देखें, जब ये तोरा बोरा उनकी जो अफसोसनाक जब बॉम्बिंग उन्होंने की थी, और उसके बारे में ये ख़बरें आई थी इंटरनेशनल मीडिया पर भी कि उस दौरान में उन्होंने DU, एक टर्म होती है डिप्लीटेड यूरेनियम, जो जब न्यूक्लियर वेपन बनाया जाता है उसका जो वेस्ट होता है ना, उसको डिप्लीटेड यूरेनियम कहते हैं। डिप्लीटेड यूरेनियम के बने हुए उन्होंने बॉम्ब में मटेरियल इस्तेमाल किए थे, और ये खबरें भी आई थी कि उन एरिया के जो लोग, जो तो बेचारे डायरेक्ट शहीद हो गए वो हो गए, लेकिन
उस एरिया के इर्द गिर्द भी लोग जिस तरह के न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के बाद रेडियो एक्टिविटी के जो मुतासरीन होते हैं, जी जी। उस तरह के साइंस सिम्टम वाले लातादाद अफगानी पाए गए थे कि दे लॉस्ट देयर मेंटल बैलेंस, जो कि माइल्ड से माइल्ड जो रेडिएशन का इफेक्ट होता है ना, ये भी होता। जो मेरा व्यू ये है कि देखें, जब ये बॉम्बिंग उन्होंने की थी, इसके बाद जब भी इस तरह की हैवी एक्सटेंसिव बॉम्बिंग होती थी ना, उसके थोड़े अरसे बाद, चंद हफ्ते बाद, अंदाजन 10-12 हफ्ते के बाद, अमेरिका के अलाइज फोर्सेस के फिजिस्ट वहाँ आया करते थे। की तो आपने बॉम्बिंग है, वहाँ तो आने चाहिए थे फर्स्ट एड वाले। अब WHO को वहाँ आना चाहिए था, रेड क्रॉस को वहाँ आना चाहिए था कि देखें लोगों का हाल क्या हुआ है, लोगों को कितने जख्मी हुए, क्या क्या उनको मेडिकल एड चाहिए। आ रहे हैं फिजिस्ट, वो फिजिस्ट इसीलिए आ रहे थे मेरे ख्याल में कि दे वांटेड टू नो कि वेदर दे हैव रीच्ड देयर टारगेट, विच जो वो वहाँ से एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो मेरे ख्याल में तो ये है कि इनका जो टारगेट था, वन ऑफ द मेजर टारगेट यही था कि वो जो हिडन जो थे ना रेयर मेटल्स और रेयर और चीज़ें, ये तो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ ना, हमारी तो उतनी साइंस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में रसाई नहीं है, उनको पता था। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें वो अपने टारगेट ऑब्जेक्टिव पूरे कर गए हैं। बाकी अगर देखा, अगर वो 20 साल रुके तो वो 40 साल भी रुक सकते थे। उन्हें निकाला किसी ने, वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं, निकाला किसी ने नहीं है। दे केम एट देयर ओन एंड दे लेफ्ट एट देयर ओन। मतलब आप समझते हैं कि अमेरिका जो है, उनके जो फौजी थे अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं और इसके बाद अब पूरा अचीव कर गए हैं। और अब हमारे लिए लम्हा फिक्र यह है कि हमने सूरत हाल को ओवर जॉयड नहीं लेना चाहिए। हमें तालिबान को भी समझाना चाहिए, अगर वो हमारी बात मान जाए तो। अब उन्हें सीरियसली कोई हुकूमत साजी की तरफ आना चाहिए। अगर ये बंदे मार मार के करना है, अभी देखें, अभी वो शुमाली इत्तेहाद वालों की खबरें अभी नहीं है कि उनका मूड क्या है। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हुआ था तो बहुत इनकी शदीद जंगें उनकी साथ लड़ाइयाँ हुई थी। अब ये खबरें देखें ना कि जी अफगान फौज ने इतने तालिबान मार दिए और तालिबान इतने फौजी। हमारे लिए दोनों ही खबरें जो है ना वो रूह फरसा हैं, अफसोसनाक हैं, हमारे लिए टॉर्चरस हैं। ये सिलसिला ब्लड शेड का भी वहाँ रुकना चाहिए और पाकिस्तान का जितना इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है उसको पॉजिटिवली और इस डायरेक्शन में लेना चाहिए कि उन्हें अब हमें उनको समझाएं कि आप एक काबिल अमल हुकूमती निज़ाम का हिस्सा बन जाएं। और दूसरी बात यह है कि चलें फ़र्ज़ करें ये जो मौजूदा इंतज़ामिया के साथ उनका नज़रियाती इख्तलाफ है तो थोड़ा वेट कर लें, इलेक्शन की बात कर लें ना, कि आप इलेक्शन की उनसे बात कर लें, निगोशिएट कर लें कि चलें जी ठीक है, मिड टर्म इलेक्शन करा लें आप। और अगर आपको वहाँ की अवाम पसंद करती है तो ही आपका हुकूमत करने का हक है। अवाम की अक्सरियत किसी भी तबके को अगर वो पसंद नहीं करती तो उसका हुकूमत बनाने का कोई हक नहीं। ये चीज़, अगर इस चीज़ को, इस पॉइंट को नज़रअंदाज किया गया तो अफ़गानिस्तान जंग की भट्टी में दहकता रहेगा और उसके शोले पाकिस्तान के दामन के लिए भी ख़तरनाक होंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मुझे अब ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का एक तूफान आया हुआ है, क्या बिजली का बहरान इतना हो गया कि लोड शेडिंग करनी पड़ रही है? देखिए फरजाना, ये एक बड़ा ही अफसोसनाक, ये हमारा एक, मैं कहता हूँ ये कौमी अलमिया है। ये जब से भी शुरू हुआ है ना, मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में IPP जो है ना, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, जो उसका जो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था, तो मैंने खुद देखा होगा, जो लोगों को, शायद कुछ लोगों को याद होगा कि टीवी पर इतनी ज़्यादा अग्रेसिव कैंपेनिंग की गई थी। वो बाकायदा जिंगल बनाया गया था, मेरे गांव में बिजली आई है, वो बच्चे दौड़ते फिर रहे कि मेरे गांव में बिजली आ गई, बिजली आ गई। उस वक्त भी जो दर्द दिल रखने वाले इकोनॉमिस्ट थे पाकिस्तान थे, वो चीख रहे थे कि आपने पहला ही जंप जो IPP के साथ जो प्राइस निगोशिएट किया है वो उस वक्त के एग्जिस्टिंग जो टैरिफ था उससे 2.5-3 गुना ज़्यादा थे। देखिए, ये जो बेसिक कमोडिटीज़ होती है ना, मतलब बिजली कमोडिटी है ना हमारी, बेसिक कमोडिटीज़ की प्राइसेस में जो इंक्रीज़ होता है ना वो परसेंटेज में होता है। पिछले दिनों एक बहुत बड़े जो है ना, बड़े नुमाया मुल्क में सिर्फ जो है ना क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ाने पे स्ट्रीट वायलेंस शुरू हो गया था। और भाई होता है, दुनिया में रिएक्ट होता है बेसिक कमोडिटी। और यहाँ पहला ही हमारा जो IPP का जो कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाकी डिस्क्रिपेंसीज अलग हैं कि वो कैपेसिटी बेस पे किए थे। और कैपेसिटी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में जहाँ होते हैं वो ब्रांड न्यू लेटेस्ट इंजीनियरिंग की बेस पर वो किए जाते हैं। और वो भी जो थे वो भी सबने पढ़ा हुआ है कि वो पुराने फरसूदा
लगा के रख दिए गए, जिनको और कैपेसिटी के ऊपर उनको पैसे दे दिए गए, रेट कर दिए गए। अभी भी जो है ये मेरी कंफर्म रिपोर्ट है, टेक्निकल रिपोर्ट है। 6 साल पहले मुझे उन्होंने बताया था, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, मेरे साथ गोल्फ खेलते थे, उन्होंने बताया कि हम आपकी हुकूमतों को समझा समझा के थक गए हैं कि आप ये 12-13 मेगावाट के बजाय कोल के या डीजल के थर्मल पावर हाउसेज ना लगाएं। आपकी ट्रांसमिशन लाइनों में गुंजाइश है, कंडक्टर हमारे पुराने पड़े हुए हैं, उनका उनमें लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने मुझे बताया था और ये कंफर्म रिपोर्ट आज भी ये कंफर्म है कि हमारी ट्रांसमिशन लाइनों को अगर अपग्रेड कर दिया जाए तो 5000 मेगावाट बिजली जो है ना हमारे पास ज़्यादा आ सकती है। अच्छा। यानी उसको ज़्यादा नहीं कहते, यानी जो जनरेट हो रही है उसमें से 5000 मेगावाट बिजली ज़ाया हो रही है। वो लाइन लॉसेस का शिकार हो रही है। अगर हम लाइन लॉसेस को कंट्रोल कर लें तो 5000 मेगावाट हमारे पास बिजली ऑलरेडी मौजूद है, सेव हो जाएगी और आवाम को यूज कर सस्ती सकेंगे मिल जाएगी। डॉक्टर साहब आते हैं अब हम दिलीप कुमार साहब की जानिब, जो कि गुज़िश्ता दिनों उनकी वफ़ात हो गई है। एक अजीम फनकार थे, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, दिलीप कुमार के बारे में मैं समझता हूँ कि जो अल्लामा इकबाल का शेर था ना कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दिलीप कुमार पे ये शेर और इसका एक एक लफ्ज़ पूरा आता है। दिलीप कुमार इस शेर की तस्वीर थे, अमली भी और एक तसव्वुराती भी, तख़य्युलाती भी। दिलीप कुमार के जो पूरा अगर लाइफ का प्रोफाइल देखेंगे ना तो मुझे तो कम से कम अगर बड़ा करीबी कोई आता है ना शोबिज़ में तो मार्लन ब्रांडो की एक शख्सियत आती है। वो भी सिर्फ इस लिहाज से कि उसने, अगर मैंने अपने जो है ना 70s में मैंने मार्लन ब्रांडो की एक मूवी देखी थी द यंग लायंस, ब्लैक एंड वाइट मूवी थी जी, बिल्कुल। कमाल का करैक्टर था उसमें, उसकी जवानी का। उस वक्त मेरा ख्याल मार्लन ब्रांडो की उम्र जो थी ना वो हार्डली 25 साल की थी। और इसके बाद आखिर में देखें जो उसका गॉडफादर का जो उसने एक मिसाली किरदार अदा किया है, यानी उसमें ही मार्लन ब्रांडो और दिलीप कुमार, ये दो एक्टर मेरे मुशाहदे में ऐसे हैं कि जो एज रेजिस्टेंट थे रिगार्डिंग देयर प्रोफेशनल कैरियर। वो अपनी हर उम्र के दौर में बराबर के मकबूल रहे हैं। देखना जैसे मार्लन ब्रांडो ने गॉडफादर में जो किरदार अदा किया वो भी मतलब वो एक ऐसा संगे मील बना गया है कि वेस्ट में उसको अबूर करना मुश्किल है। सिमिलरली आज तक नाम है उनका, आज का नाम। सिमिलरली दिलीप कुमार का भी ऐसी है। दिलीप कुमार का देखें, दिलीप कुमार को मैं एक एज जो है ना ओवर मार्लन ब्रांडो इसलिए देता हूँ कि मार्लन ब्रांडो के रास्ते में रुकावटें कोई नहीं थी। वो इंडिपेंडेंट था, अपनी प्रोफेशनल एक्सीलेंस दिखाने का, शो करने का और उसको लोगों को सामने पेश करने का। लेकिन दिलीप कुमार ने हिंदू जैसे कट्टर मुनाफिक और मुतअस्सिब माशरे में 70 साल जो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है ना, ये सिर्फ दिलीप कुमार का ही काम था। और कोई एक्टर इतना रेजिस्टेंस, इतनी जो उसके खिलाफ जो थे ना कीना परवर उसके जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए थे, हर वक्त उसकी टांगें खींचने की कोशिश करते। लेकिन दिलीप कुमार ने सिर्फ ये नहीं कि वो बहुत अच्छा फनकार था, उस जैसी उर्दू कोई बोल ही नहीं सका, आज तक नहीं बोल सका कोई ना, स्क्रीन पे कोई नहीं बोल सका। उसकी एक एक लफ्ज़ से शीरीनी टपकती है। उर्दू की जो बेहतरीन शक्ल है ना, वो मैं कहते देख लूँ ना, आप आंखें बंद करके दिलीप कुमार की ऑडियो वीडियो देख लें, सिर्फ सुनते रहें वो कैसे उर्दू बोलता है। तो ये ऐसे, ये तो कुछ चीज़ें हैं। बाकी उसकी जो ज़ाती ज़िंदगी थी वो भी 70 साल में, मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन स्क्रीन पर भी 70 साल में इतना बेदाग जो है ना एक शख्सियत, एक किरदार का हामिल, इतने मजबूत किरदार का हामिल मुझे इंडियन स्क्रीन पे कोई नहीं नज़र आता। बड़ी कोशिश की गई, कभी उसके सामने वो राज कपूर को खड़ा कर दिया गया, कभी दिलीप उसको अमिताभ को खड़ा कर दिया गया, लेकिन कोई भी किसी भी दौर में दिलीप कुमार की ना तो शोहरत की बुलंदियों को पहुंच सका और ना दिलीप कुमार की शोहरत के रास्ते में रुकावट बन सका। और एक ऐसे माशरे में जहां पर हिंदुत्व जो है सरकार उसका ही डंका बजता है, हिंदू जो है तासुब का शिकार रहते हैं, बीइंग अ मुस्लिम उन्होंने अपना इतना नाम बनाया है। बिल्कुल। और उन्होंने, दिलीप कुमार ने फिल्म के अलावा, शोबिज़ के अलावा बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन थे और बड़े बड़े जो क्राइसिस में जाके अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी वो लोगों की मदद को जाते थे। फिज़िकल राशन तकसीम करने तक भी वो जाते थे और लाइफ थ्रेट्स बड़ी देर से तो वो नहीं, उन्होंने उसकी परवाह की। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये रखा है सब्र का, ज़ब्त का और जो है ना तहजीब का और जो सोबर्टी का। वो एक भी वाक़या जो है ना दिलीप कुमार की ज़िंदगी में उनके साथ मुंसलिक नहीं है।
राइट, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया, हमारे नाजरीन को अपने व्यूज़ के हवाले से बताया। नाजरीन, आपको ये सेगमेंट कैसा लगा, हमारा न्यूज़ राउंड अप का नया सेगमेंट, इस हवाले से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी इस हवाले से क्या राय है, आप इसमें मज़ीद क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं, इस हवाले से भी हमें आपकी सजेशन जो हैं वो दरकार होंगी। हमें इस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।